मैं ILS की इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ की छात्रा हूँ। तो आज हम इनसे बात करने आए हैं डिवीज़न ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर BN प्रसाद सर से। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम तो बता दी है शॉर्ट में, बट पूरा नाम विश्वनाथ प्रसाद है। मैं भी BSc और MBA किया हुआ हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड हुआ हूँ। प्रेजेंटली मैं जॉइंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ झारखंड में। और जिस सब्जेक्ट पर अभी बात करने की बात आई है, इसको मैं अपने सर्विस के पीरियड में बहुत ही बखूबी ढंग से किया हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि झारखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्या महत्व है? झारखंड सबसे ही है कि ये जंगलों का प्रदेश है और यहाँ के गांवों में जो लोग निवास करते हैं वहाँ बहुत सारे गांवों में जंगल है। तो इस जंगल पर जो हमारे वनवासी थे वो डिपेंडेंट हैं, तो उनको अधिकार देने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है, जो काफी लैंडमार्क ये एक्ट है। और इसके तहत लोगों को काफी लाभ मिला है और उनके अधिकारों को एस्टेब्लिश किया गया है। न व्यक्तिगत अधिकार ही नहीं, बल्कि इनके सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण का अधिकार, ये तीनों अधिकार को इस अधिनियम के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो दूसरा सवाल, झारखंड में वन अधिकार अधिनियम के तहत किन समुदायों का विशेष रूप से लाभ पहुंचाया गया है? झारखंड में ये समुदाय की नहीं है, जिसका इसका वन अधिकार अधिनियम का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी, अब इसमें आप आएंगे, इसके सेक्शन 2 में जाएंगे तो एक कट ऑफ डेट दिया हुआ है जिसमें ये बातें स्पष्ट की हुई है कि 13/12/2005 के पूर्व अगर जो अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, निवास कर रहे हैं, तो उन्हें अधिकार दिया जाएगा जितने जमीन पर वो जोत कोड़ कर रहे हैं। लेकिन वो सीलिंग है और वो है 4 हेक्टेयर का, अर्थात 10 एकड़ का। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलग डिफ्रेंसिएशन है कि अनुसूचित जनजाति के मामले में 13/12/2005 तक अगर उनका उस पर जोत कोड़ है या निवास कर रहे हैं तो उनको मिलेगा, किंतु परंपरागत वन निवासी हैं उन्हें 3 पीढ़ी, अर्थात एक पीढ़ी को 25 वर्ष डिफाइन किया हुआ है इस एक्ट में, तो 75 वर्ष से अगर वो उस जंगल में जोत कोड़ के खेती कर रहे हो या रह रहे हो, इसका वो सबूत देंगे तब उन्हें उस पर अधिकार मिलेगा। इसके कारण इस वन अधिनियम से, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट से अनुसूचित जनजाति को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। क्या झारखंड के सभी वन गांवों को वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त हुई है? चलो, ये खुशी की बात है कि तुम सब लोग झारखंड से हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड में 32,600 गांव लगभग हैं, जिसमें से 15,200 गांवों में हमारा फॉरेस्ट है। इसलिए इस अधिनियम के द्वारा ये 15,200 गांव आच्छादित हैं और सभी गांवों में इस अधिनियम को लागू किया गया है। झारखंड में वन अधिकार अधिनियम से जुड़ी कानूनी विवादों की स्थिति क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जागरूकता के कमी के कारण जैसे लंबित बात ही है, तो इसमें इस एक्ट में एक प्रोविजन किया गया। अभी हमने बताया कि इस एक्ट में सबसे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई कौन सा है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जब इसको पारित करती है और उसका एक बॉडी है वन अधिकार समिति, लेकिन ऊपर में देखेंगे तो 2 समिति जो बनी हुई है वो इसको अधिकार को स्वीकृत करना या अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। वो है अनुमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति। लेकिन
यदि कोई विवाद होता है तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि मामला पहले कोर्ट में नहीं जाएगा। इसमें एक स्टेट लेवल में एक कमेटी बनी हुई है, उसका नाम है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी। तो अगर किसी को भी अपने दिए गए दावा से अस्वीकृत होता है या असंतुष्टि है तो उन्हें उस स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी में इस अपील करना होगा, और वहां अपील अगर नहीं सुनी जाती है तब ये मामला हाईकोर्ट को जाएगा। तो प्रश्न है कि झारखंड में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी महिला की क्या स्थिति है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग पढ़ने के क्रम में जानेंगे कि जितना भी एक्ट इस देश में है उसमें ये सबसे महिलाओं को एकदम समान अधिकार देने वाला ये एक्ट है। और कैसे है तो मैं बताता हूँ। इसमें पट्टा देने के क्रम में ये प्रावधान किया गया है कि पट्टा जो है वो महिला के नाम से ही दिया जाए, और पहला नाम महिला का रहेगा और सेकेंड नाम ही पुरुष का आएगा, चाहे उसका पति हो या पति नहीं हो तो उसका बेटा हो। मैं तो इसको बहुत खूबसूरत मानता हूँ इस एक्ट को, कि हर एक अधिकार दिए जाने वाले पट्टे में पहला नाम महिला का आ रहा है। अब इसी से हम लोग समझेंगे कि इस महिला की कितनी भागीदारी हो गई इस एक्ट के तहत। एक चीज और मैं यहाँ संदर्भित कर दूं कि जो पट्टा मिला महिला और पुरुष दोनों हुआ, जैसे मान लीजिए एक आइडियल कंडीशन में हम ले लें कि वो पति पत्नी है, तो कल का ये अधिकार जो है, हालांकि वो ये पट्टा जो मिला वो अस्थानीय है, वो बेच नहीं सकता, लेकिन एंसेस्ट्रली वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों को जाएगा। तो महिला और पुरुष दोनों का अधिकार है, इसलिए इससे उनके बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आपने जो पहले उत्तर दिया वो बहुत ही अच्छा था, और ये मैं दूसरा प्रश्न पूछने जा रही हूँ, वो है झारखंड में वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक अधिकारों का क्या महत्व है? गांव में रहने वाले लोगों के लिए अधिकार प्राप्त करने वाले लाभ को अधिकार के रूप में परिवर्तित किया है, और इससे उनको सुरक्षा मिला है। अब सामुदायिक अधिकार की बात हम लोग कर लें कि सामुदायिक अधिकार में किसी गांव का लगभग कहीं पर तो 30%, कोई कोई गांव में 50% जंगल है, और जब वो लोग जी रहे थे, रह रहे थे, तो स्वाभाविक है कि अपने रोजमर्रा के काम के लिए उस जंगल पर आश्रित। अब जैसे आश्रित रहने के लिए क्या है कि कभी कुछ उनका क्या है परंपरागत अपना या धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो जंगल से कुछ लाना है, जैसे मान लो कि कर्मा पूजा हो तो कर्मा का डाली लाना। तो अब हम सामुदायिक अधिकार पर आ जाए तो सामुदायिक अधिकार जो है, जो वो लोग यूज करते थे, उसको इस एक्ट के तहत पूरी तरह से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया। और वो परिभाषा में पहला सामुदायिक अधिकार ये दिया गया है कि गौण पदार्थों का संग्रहण, गौण पदार्थ मैंने छोटे छोटे लघु वन पदार्थ, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टिम्बर स्पीशीज, अर्थात जैसे फल, फूल, ये पत्ता, लाह, ये सारे चीजें जो है, जैसे आप सुनते हो महुलान पत्ता का कलेक्शन, बीड़ी पत्ता का कलेक्शन, फिर उसके बाद में महुआ है तो महुआ का फल और बीज का कलेक्शन। तो ये सारे चीजें वो लोग कलेक्ट करते हैं और इससे वो अपना उपयोग किए और बाजार में बेचे तो आर्थिक लाभ हुआ। दूसरा है जल संरक्षण अगर है तो उसका उपयोग करना। अब जल संरक्षण को उपयोग करने से क्या फायदा हुआ, उनके जो मवेशी है वो जंगल में, जानते हो कि हम मवेशी जाकर के वो लोग शाम में जब लौटता है तो पानी पिला के लौटता है, तो वो मवेशी का पिलाने हुआ या कृषि कार्य के लिए वहां से पटवन किया। तीसरा है कि चारागाह के रूप में मवेशी, यहाँ पर एक परंपरा है गांव में कि लोग स्टॉल फीडिंग नहीं करते हैं, मवेशी को एक ये में नहीं खिलाते हैं, नाद में नहीं खिलाते हैं, उसको चरने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं या ले जाते हैं। तो इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि भाई चारागाह के रूप में भी वहां जो घास है या काट के भी ले जाएगा खिलाने के लिए या मवेशी को चराएगी, तो ये चारागाह का अधिकार हुआ। तीसरा सामुदायिक अधिकार दिया गया कि देखोगे कि गांव के लोगों का दो तरह का बहुत बड़ी मान्यता है, एक है उनका परंपरागत
और दूसरा है उनका धार्मिक अनुष्ठान का भी। जैसे सरना स्थल हुआ, जाहिर स्थान हुआ, अब वहां पहुंचने के लिए रास्ता का भी उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। और वो जो उसके स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो भी सामुदायिक में ले आया गया है कि करेंगे। दूसरे सांस्कृतिक, चौथा सांस्कृतिक है। तो सांस्कृतिक में सुनते हो गांव के लोग कितने इंजॉयफुल जीते हैं कि उनका हर गांव के पास जंगल की ही एरिया में मेला लगना, ये होना। तो पहले पहले ये माने ठीक है, लोग मान रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन आज उसको राइट के रूप में दे दिया गया है कि वो अपना मेला लगाएंगे, अपना वहाँ उस दिन जो अनुष्ठान है वो करेंगे। तो ये सामुदायिक अधिकार के तहत ला दिया गया है। फिर पांचवा है जैव विविधता पर पहुंच। जैसे उन लोगों को जड़ी बूटी इस सब का बहुत ज्ञान। तो पहले ये था कि जड़ी बूटी के संकलन में ठीक है विरोधाभास था कुछ फॉरेस्ट एक्ट और इसमें, लेकिन अब उनको उस जैव विविधता के पहुंच तक अधिकार दे दिया गया कि वो जड़ी बूटी आदि का कलेक्शन कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। सर, आपने अभी तक जितना प्रश्न का जवाब दिया वो बहुत ही अच्छा है। ये जो गांव के विकास के ये सब हो रहा है, ये कैसे भूमिका निभा रही है? फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बहुत लोगों को एक अलग सोच है कि नहीं, वो गांव वाले को ही सिर्फ उस जंगल पर अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन ये अधिकार गांव के लोगों को विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब जैसे सामुदायिक अधिकार हम बोले, व्यक्तिगत अधिकार के तहत जो उसको मिला अपना जमीन, तो उसमें घर बनाना या पशुपालन करना या खेती करना वो व्यक्तिगत हो गया। सामुदायिक अधिकार के तहत उसको उस जंगल से लघु वन पदार्थ हुआ, पानी हुआ, मवेशी को चराने का हुआ। इसके अलावा इस एक्ट में गांव के विकास के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोवर्धना केस में 202/95 में यह कह रखा है कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री यूज में नहीं करना है। कंजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 2 को उन्होंने डिफाइन किया है, और उन्होंने यहाँ तक डिफाइन किया है कि फॉरेस्ट लैंड उस सब को माना जाएगा जो खतियान में जंगल झाड़ के रूप में दर्ज। अब आए कि गांव में, बहुत सारे गांव में जंगल का एरिया बहुत बड़ा है और वहां बहुत सारे गांव के विकास के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, जिसको इसमें मिटिगेट किया गया है। इसमें ये कंजर्वेशन एक्ट को रिलैक्सेशन देके, जैसे मान लो कि गांव में स्कूल नहीं है और स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं, तो इसके सेक्शन 3(2) में यह व्यवस्था की गई है 13 पॉइंट पर कि ये 13 काम के लिए जंगल का 1 हेक्टेयर एरिया उस काम के लिए, जैसे काम तो पहले हम बता दे रहे हैं कि कुछ इनोवेट कर देते हैं, जैसे विद्यालय बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, बिजली लाइन ले जाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल को संरचना करने के लिए, जैसे डोभा बनता है, तालाब बनता है, ये सारे कामों के लिए इसमें 13 काम का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उस 13 काम में 1 हेक्टेयर एरिया वन का दिया जा सकता है, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़, और बशर्ते उसमें एक कंडीशन है कि 75 गाछ ही उसमें कटना चाहिए, अर्थात 1 हेक्टेयर एरिया में 75 गाछ ही कटना चाहिए। अगर वो जरूरत हुआ उसको बनाने के लिए, काटने के लिए नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये एक्ट गांव के विकास के लिए एक मील का पत्थर है कि छोटे छोटे काम के लिए ये एक्ट जो है वो गांव वाले को प्रोवाइड करती है, लाभ दे रहा है। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सेक्शन है जो उन लोगों को प्राप्त हो गया। आप चाहे कुछ ऐड करना जो और बेहतर कर सकेगा, तो ऐसा कुछ सजेशन आपका? इस एक्ट में सारे कुछ ठीक है, इसमें कोई विशेष ऐड की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस एक्ट के तहत लीगल रूप से सरकार को में यह प्रावधान होना चाहिए कि इसे कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी जो है वो प्रत्येक गांव में खुद पहुंच करके काम करे। इन्फोर्समेंट होनी चाहिए एक अलग से, इसको रूल्स में हम समझते हैं कि इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। हालांकि सरकार इसके पक्ष में काम कर रही है,
कि बहुत सारा जागरूक कमेटी हर लेवल पर बनाने की अभी अभी बात हुई है इस पर, लेकिन अगर एक्ट में प्रोविजन हो जाता है तो ये सरकार के लिए बाध्यता हो जाएगी कि भाई आप इस एक्ट के तहत सारे लोगों को जो लाभ है उसको पहुंचा दें। और इस तरफ जो है अभी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम की है, लेकिन उसमें इसको एक्ट के तहत आना चाहिए। झार FRA एक्ट बना, अब इस एक्ट को अभी तक ऑफलाइन काम हो रहा था, एक आवेदन भर करके सारा प्रक्रिया जो हमने बताया वो हो रहा था, लेकिन अभी अभी इस 2024 में एक ऐप लॉन्च की है झारखंड सरकार, उसका नाम है झार FRA ऐप। लेकिन वो ऐप अभी बहुत ज्यादा सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रही है। उसमें सिर्फ इतनी सुविधा दी गई है कि एक्सेस टू द FRC फॉरेस्ट राइट कमेटी को दिया गया है और SDLC को दिया है, DLC को दिया है। अब उसमें है कि ये एक्सेस हमारे आम आदमी को मिलना चाहिए, गांव वाले को, और उसके द्वारा जो फॉर्म भरने के समय नक्शा लगाना पड़ता है वो नक्शा वगैरह सारा इस ऐप के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाए उस गांव के लोगों को, ताकि उन्हें बहुत जगह नहीं जाना पड़े, एक जगह बैठ करके फॉर्म को वो इनिशिएट कर लें और विथ ऑल रिकॉर्ड्स दे दें। इस ऐप को मेरे विचार से कानूनी रूप दिया जाना चाहिए।